अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वन सेकेंड। वालेकुम अस्सलाम अहद। चलो देखो, कल हमने लाइट चैप्टर फिनिश किया था ना, उसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज देखो हमें क्या पढ़ना है, ह्यूमन आई। ठीक है, फिर से कोई आया, फिजा जमीर। ओके, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सर और कोई सा चैप्टर पढ़ा दो। हम्म, तो और कोई सा चैप्टर पढ़ा दीजिए। क्यों? चलो बहुत आसान है सर। बहुत आसान है। सब बोर्ड भी है अब 1-2 दिन में। अब तुम्हारी वजह से ही तो फिजिक्स में आया गया है। तो चैप्टर भी तो सर कोई अच्छा सा ले लो। चलो ठीक है, वैसे ये हाफ आवर का ही चैप्टर था, बस कोई बात नहीं, हाफ आवर या 1 आवर एट मैक्स। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी इससे आते हैं, चलो कोई बात नहीं। सो आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड स्टार्ट करने जा रहे थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ठीक है, सो हम लोग मूव कर जाते हैं फिर इलेक्ट्रिसिटी पे। अब सही है, कौन सा सर? इलेक्ट्रिसिटी। हाँ सर ठीक है। थैंक यू ये सर। ठीक है। यस सर। चलो वैसे चेंज होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले से हमारा रूल जो बना हुआ था वो पॉलिनोमियल के लिए था। चलो एक लास्ट टाइम। बहुत शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया सर शुक्रिया। ओके, चलो फिर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं, क्या कर सकते हैं। कब है पेपर तुम्हारा? सर 4 तारीख को। 4 को। ओके, चलो देखो फिर। ठीक है, देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो बिफोर स्टार्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले ये जान लो ये होता क्या है। सो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी एक इफेक्ट है, एक इफेक्ट। कैसा इफेक्ट? ये एक ऐसा इफेक्ट है जो प्रोड्यूस होता है व्हेन चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन। तो जब भी तुम्हारा चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक इफेक्ट के तौर पे हमें फील होता है। आ रहा है समझ में? सो हम लोग थोड़ा सा क्विकली भी मूव करेंगे, ठीक है। और अभी इसके क्वेश्चन, जैसे आपका लाइट जो रह गया, लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने नहीं कराए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग अचानक से इलेक्ट्रिसिटी देखो स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ पोर्शंस रहेंगे। तो ये दोनों चीजें हम एक क्लास लेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है। ये बस इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग के बोर्ड के पेपर भी है, तो थोड़ा सा मैं उसका भी ख्याल रख रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, सो इलेक्ट्रिसिटी की बात हम कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी आपका एक इफेक्ट है, एक ऐसा इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होता है? जब आपका चार्ज पार्टिकल मूव करता है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल कौन? जैसे आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपका चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है, ठीक है, जैसे आपका चार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन है, करेक्ट। सर न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। हाँ, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, ठीक है, वही मैं पूछ रहा था कि करेक्ट है या नहीं। क्यों, बाकी लोग करेक्ट मांग लिए क्या? ठीक है, तो देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन टाइप के चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव किया, इलेक्ट्रॉन मान लो मूव किया, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी की जो डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह से अगर प्रोटॉन मूव किया, तो प्रोटॉन की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन मानी जाती है, ठीक है। यानी जिस तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, उस तरफ इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक। और जिस तरफ आपका नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, उसके अपोजिट में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट? जो मिलता है कब? जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है। तो अब मुझे ये बताओ, जब सोडियम पार्टिकल मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी या नहीं? नहीं होगी? सर जनरेट होगी। होगी या नहीं होगी?
होगी सर, होगी, क्योंकि ये होगी, आयन है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इवन कैल्शियम पार्टिकल जब तुम्हारा जनरेट होगा तब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तुमने वो सोल्यूशन पढ़ रखा होगा जिसमें हम ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं, ब्राइन सोल्यूशन, नमक पानी ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है, ब्राइन NaCl सोल्यूशन लेते हैं, NaCl को वाटर में मिलाते हैं और दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, दो इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रोड में क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो सोडियम और क्लोराइड आयन है ये मूव करने लगते हैं, NaCl जो इसमें प्रेजेंट है सॉल्यूशन में वो मूव करने लगता है, और एनोड पे आपका क्लोरीन गैस निकल जाती है और कैथोड से आपको हाइड्रोजन मिलता है। आपने पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम NaCl, पढ़ रखा है या नहीं? पढ़ रखा है। तो देखो चार्ज के मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी आती है और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चार्ज भी मूव करने लगता है। यहाँ तुम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से चार्ज तुम्हारा मूव कर रहा है, ठीक, आ रहा है समझ में? तो जब भी चार्ज पार्टिकल तुम्हारा मूव करेगा तब इलेक्ट्रिसिटी आएगी। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा इलेक्ट्रिसिटी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। ये कन्वेंशन है। ये तो हमने बात कर ली डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी को मेजर कैसे किया जाए, क्वांटिटी कैसे फाइंड किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी। आ रहा है समझ में? सो हाउ वी कैन फाइंड, चलो देखो, हाउ वी कैन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन बी। अच्छा तुम्हें पता है इस चार्ज पार्टिकल से क्या क्या चीजें हैं? चलो मैं बता देता हूँ एक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो जब ये तुम्हारा चार्ज पार्टिकल होता है ना, चार्ज पार्टिकल अगर ये रुका हुआ है, अगर ये रुका हुआ है तो ये फोर्स अप्लाई करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। जैसे आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। और जब यही चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, जब यही चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगता है तब दो इफेक्ट जनरेट करता है, टू इफेक्ट्स। वो दो इफेक्ट कौन कौन से हैं बताएगा कोई? एक तो आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म भी तभी प्रोड्यूस होता है जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, यानी चार्ज के मोशन से, और मोशन से कैसे, कांस्टेंट वेलोसिटी से। और जब यही आपका इलेक्ट्रॉन, जब यही आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है, यानी वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज होना। जब यही इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेलरेट करता है तब आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलो या रेडिएशन बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन का नाम सुना है? रेडिएशन बहुत खतरनाक चीज होती है, सुना है कि नहीं? आपको पता है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वहां से 100-100 किलोमीटर तक कोई घर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। और एक बुरी खबर भी है कि अलीगढ़, अलीगढ़ में 100 किलोमीटर के आसपास एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो किसी दिन ब्लास्ट हुआ तो अलीगढ़ भी आ जाएगा उसकी चपेट में। आ रहा है समझ में? यस सर। तो अलीगढ़ में कौन कौन रहता है? सर हम रहते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाती है। लाइट, लाइट इज आल्सो ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तभी तो लाइट में एनर्जी है। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिस पर पड़ जाती है ना वो तबाह हो जाता है, खत्म। आया समझ में? तो देख रहे हो ये चार्ज के मोशन की वजह से, ये एक बार चार्ज रुका हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक बार चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी आपके चैप्टर 3 में है तो मैग्नेटिज्म आपके चैप्टर 4 में है। तो दो चैप्टर आपको यही पढ़ाए जा रहे हैं। और इवन इन्हीं तीनों चैप्टर से जब चार्ज आपका रेस्ट पे है, चार्ज आपका मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, चार्ज आपका एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये पूरा 12th है, ये पूरा आपका 12th है। 12th पढ़ते हो ना, 12th फिजिक्स, पूरी 12th की फिजिक्स इसी पार्ट पे, यानी नियरली 60% कह लो, 60% फिजिक्स यही है। फिजिक्स की दो किताबें हैं 12th में। आ रहा है समझ में? पहला, जब चार्ज आपका रेस्ट पे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर आपका चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, देन मैग्नेटिज्म, एंड लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इस तरह से पूरा चैप्टर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह से पढ़ना, ठीक है। तो चलो अब हम लोग बात कर रहे थे, ये तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखो इसमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर उसमें हमें पढ़ना क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिसिटी में हमें पढ़ना क्या होता है। पहले पहले हम बेसिक पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, यानी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की एसआई यूनिट क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। देन हम सीधे आते हैं ओम्स लॉ पे।
ओम्स लॉ में सारी चीजें पढ़ते हैं, अबाउट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इवन रेजिस्टेंस कैसे कैसे चेंज होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। और जैसे ही हम ओम्स लॉ पढ़ लेते हैं, ओम्स लॉ के बाद हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कौन कौन से होते हैं आपको पता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में एक होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ये दो कॉम्बिनेशन होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देन आप फोर्थ टॉपिक पढ़ते हो, फोर्थ टॉपिक यहाँ पे पढ़ते हो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आ रहा है समझ में। तो इन 4 टॉपिक में आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन की थोड़ी सी बात करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद हम ओम्स लॉ पे आएंगे, ओम्स लॉ को थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। देन आएंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। देन आएंगे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये 4 टॉपिक है जो हमें इस तरह से पढ़ना है। आपको क्लियर हुआ कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, बोलो। यस सर। चलो ठीक है, अब हम इसे रिमूव कर देना है, ठीक है। देखो चलो, अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी एक इफेक्ट है जो प्रोड्यूस होती है। कब प्रोड्यूस होती है, जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है। अच्छा, यानी एक कंडक्टर अगर हमने लिया, ठीक है, एक कंडक्टर लिया, तो कंडक्टर में मान लो एक इलेक्ट्रॉन है या कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है क्यू पर। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर जाएगा, ठीक है, ए से लेकर बी तक, अगर वही चार्ज पार्टिकल क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, तो मूव कर जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। आ रहा है समझ में कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि घरों में जो आयरन रखा हुआ होता है, घरों में जो आयरन रखा हुआ होता है, जिससे कभी कभी पापा लोग मारते भी हैं, ठीक है। आयरन से मार खाया कोई? नो। चलो, सो कभी कभी जो जो घरों में आयरन रखा हुआ होता है उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं, जीरो, हम कभी भी जाके उसे टच कर लेते हैं। आ रहा है समझ में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसमें चार्ज मूव नहीं करता, यही तो मतलब निकलता है। क्यों अपना? सर रिपीट करिएगा क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि जैसे मान लो ये आयरन है, ठीक है, ये आयरन का मटेरियल है, दोनों आयरन है। तो आयरन जो हमारे घरों में रखा हुआ है, अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर, देखो जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तब आपकी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, श्योर है। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करेगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जीरो होगी, यही तो मतलब हुआ। लग तो रहा है सर। बोलो, लग तो रहा है, मतलब सही है यार ये। तभी यस तो सर। तुम्हारे घरों की रॉड जो होती है, घरों में जो रॉड होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जीरो होती है नॉर्मली, जब ऐसे रखा हुआ होता है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करता, यही तो मतलब है। यस सर। लेकिन तुम ये बताओ कि चार्ज पार्टिकल कभी स्टॉप रहा है आज तक, इलेक्ट्रॉन कभी स्टॉप रहा है? नो सर। तब तो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जीरो क्यों है? सर एक ही डायरेक्शन में नहीं रहते हैं इलेक्ट्रॉन। एक ही डायरेक्शन में नहीं मूव करता है। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, मान लो तुम्हारा यहाँ न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो आप अगर इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो ऐसे ही यहीं पे बार बार मूव करता चला जा रहा है, बार बार मूव करता चला जा रहा है। आप इससे पूछो 10 मीटर बाद, 10 मिनट बाद, 10 मिनट के बाद ये कहाँ पहुंचा, तो आप कहोगे कहीं नहीं पहुंचा, वही अपने प्लेस पे राउंड लगा रहा है। आ रहा है समझ में। जैसे मान लो तुम दिल्ली से निकल गए अलीगढ़ जाने के लिए, और दिल्ली में एक चौराहे के राउंड राउंड लगाने लगे, और कोई कहते कि भाई 1 घंटा राउंड लगाने के बाद तुम अलीगढ़ में कितना दूर तक गए, अलीगढ़ की तरफ तुम बढ़े ही नहीं, वहीं पे रह गए। आ रहा है समझ में। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन अपनी ऑर्बिट में मूव करता है, इस वजह से नेट जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जीरो आती है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किस तरफ, फ्रॉम ए टू बी की तरफ मूव करता है, यानी शिफ्ट होता है धीरे धीरे। अब शिफ्ट करने के लिए, जैसे गाड़ी है, गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल इंजन चाहिए होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जो चीज चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल हमें कहाँ से मिलता है, बैटरी से। ये पोटेंशियल हमें कहाँ से मिलता है, बैटरी से। बैटरी हमें पोटेंशियल प्रोवाइड करती है सो दैट हम इलेक्ट्रॉन को मूव करा सके, वरना इलेक्ट्रॉन आलसी है, मूव नहीं करेगा, ठीक है। सो आपको एक चीज ये समझ में आनी चाहिए कि देखो, अगर हमने एक कंडक्टर लिया, एक हमने क्या लिया, कंडक्टर, और कंडक्टर में कोई चार्ज पार्टिकल, हम चाहते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी आए, यानी आई डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी आई जीरो के बराबर न हो, आई कुछ हो, इलेक्ट्रिसिटी आए। अगर हम चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इन दोनों एंड पर पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा।
और ये पोटेंशियल कौन प्रोवाइड करता है? बैटरी। इसीलिए तो हम बैटरी यूज करते हैं। आ रहा है समझ में? या तो हम बैटरी यूज करते हैं या तो हम पावर लाइन यूज करते हैं जो हमें पोटेंशियल प्रोवाइड करती है, जो हमारे घरों में आती है। आ रहा है समझ में या नहीं? तो जब तक आप पोटेंशियल नहीं प्रोवाइड करोगे ना, तब तक आपका इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, और तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेगा तब तक कंडक्टर में करंट नहीं आएगा। ठीक है, तो दैट इज इंट्रोडक्शन। तो पहले हम देख लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी है क्या, क्वांटिटेटिवली मेजर कर लेते हैं, देन हम बैटरी की परफॉर्मेंस पे आएंगे, बैटरी और करंट को कैसे एनालॉजी से समझेंगे। ठीक है, चलो देखो। सर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बता देंगे, पोटेंशियल का बिल्कुल मतलब बता देंगे। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसे मूव कराने के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए पर इलेक्ट्रॉन पर, एक यूनिट चार्ज बल्कि बोलते हैं, एक यूनिट चार्ज पर एक इलेक्ट्रॉन को, तो एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? इसे पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, चलो देखो, बेसिकली इनफाइनाइट से लाते हैं पोटेंशियल की, अलग ही डेफिनेशन हम आएंगे उस पर, पहले हम इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में देखो, अभी हमें करना क्या है, हमें इंट्रोडक्शन में हम सब जानते हैं कि जो करंट होती है, करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। और व्हाट इज आई? करंट आपका है क्या? क्वांटिटेटिवली कैसे कहते हैं? हम कहते हैं देखो, करंट जो है ना, वो अमाउंट ऑफ चार्ज passing through a unit of passing through a cross section area per second। ठीक है, पर सेकेंड। जैसे देखो, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो तुमने एक कंडक्टर लिया, एक क्या लिया? कंडक्टर। ठीक है, ये आपने एक कंडक्टर ले लिया, तो कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा ना आपको, जैसे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये एरिया, इस एरिया से एक सेकंड में कितना चार्ज पास हुआ, तो हम आई को बोलते क्या है? एक सेकंड में कितना चार्ज, तो Q बाई टी। ठीक है, Q बाई टी, सो आई इज इक्वल टू Q बाई टी। जैसे हमसे मान लो क्वेश्चन में ऐसे दिया, व्हाट इज Q? यहाँ पे Q है क्या? यहाँ पे Q है चार्ज दैट passes through a cross section A क्रॉस सेक्शन से इन टाइम टी। आ रहा है समझ में? यानी आपसे ये कह दिया गया कि भाई देखो, ये जो क्रॉस सेक्शन हमने लिया ना, इस क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में क्यू चार्ज गया है। तो भाई टी टाइम में क्यू चार्ज गया है, तो एक सेकंड में कितना गया होगा? हम ऐसे कह रहे हैं, देखो टी टाइम में क्यू चार्ज गया, तो हम कह रहे हैं एक सेकंड में जरा बताना कितना चार्ज गया। तो अगर टी टाइम में क्यू चार्ज गया, तो एक सेकंड में क्यू बाई टी चार्ज गया। तो एक सेकंड में जो चार्ज पास करता है वही तो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो दिस इज Q बाई टी इज कॉल्ड आई, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये चीज से क्लियर रहना। यहाँ पे Q क्या है? यहाँ पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि पास किया है टी सेकंड। ठीक है, तो इसलिए एक सेकंड में चार्ज पास करने वाला निकालने के लिए हमने क्या किया? Q बाई टी किया। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, चार्ज को मेजर किससे करते हैं? चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में। ठीक है, और सेकंड को, टाइम को पर यूनिट टाइम बोलते हैं, वैसे पर सेकंड लिख दिया, तो सेकंड टाइम तो आपका सेकंड में ही है। तो जो करंट होती है ना, करंट की जो यूनिट कही जाती है, यूनिट, तो करंट की यूनिट बोली जाती है कि आप करंट की यूनिट बोल सकते हो कूलम पर सेकंड। ठीक है, और कूलम पर सेकंड को ही क्या बोला गया है? एम्पियर। कूलम पर सेकंड को ही क्या बोला गया है? एम्पियर। सो एसआई यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, एसआई यूनिट करंट। आया समझ में? ये चीज समझ में आई, क्वांटिटेटिवली मेजर कैसे करेंगे करंट को। यस सर। यस ओके, अब इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, देखो, जैसे मान लो कि आपसे एक कंडक्टर दे दिया और आपसे ये कहा जा रहा है कि देखो, एक कंडक्टर दे दिया, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 20 सेकेंड में 400 कूलम चार्ज पास किया। सो व्हाट इज आई? करंट कितनी होगी? हम कहेंगे अच्छा 20 सेकंड में 400 कूलम चार्ज पास किया, तो एक सेकंड में कितना किया? तो एक सेकंड में निकालने के लिए आपको 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, या आई इज इक्वल टू Q बाई टी कर दे। व्हाट इज Q? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो पास किया। व्हाट इज टी? चार्ज को पास करने में कितना समय लगा, तो देखो 20 है, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा 20 एम्पियर। तो दैट इज करंट। आया समझ में? यस सर। ठीक है, चलो अब देखो,
ये तो एक बात हो गई, ठीक है। अब देखो, मैंने आपसे कहा था, ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई सर आप ऐसा है कि मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने ये कह दिया कि जो चार्ज मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा टी सेकंड में, अगर वो आपको मालूम है तो करंट निकालने के लिए चार्ज बाई टाइम कर दो, ठीक है। और आपको पता है चार्ज जो है छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है, हर एक चार्ज छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है। यानी आप एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 के पावर -19 कूलम होता है। इसी तरह से 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 10 इंटू 1.6 10 के पावर 19 कूलम से मिलके बना होता है। तो कोई भी आप चार्ज लोगे ना, मान लीजिए आपने कह दिया 3 कूलम चार्ज, तो 3 कूलम चार्ज कुछ इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होगा। चार्ज इज इंटीग्रल, चार्ज जो है ना इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल किसका, ई का। तो इस इंटीग्रल का मतलब क्या है, इस इंटीग्रल का मतलब ये है कि चार्ज छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, कोई भी चार्ज छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से मिलकर ही बनता है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है, वो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होगा। तो हम कहते हैं चार्ज इज इक्वल टू Ne। व्हाट इज एन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे आपसे कह दिया गया कि भाई एक आपका क्या है, एक मटेरियल है, ठीक है। इस मटेरियल से एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से 4000 इलेक्ट्रॉन पास किए, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 4000 इलेक्ट्रॉन पास किए। अच्छा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 4000 है, 4000 इलेक्ट्रॉन पास किया। तो बताओ चार्ज कितना पास किया, तो चार्ज तो पास किया, जो चार्ज पास करेगा वो कितना हो जाएगा, चार्ज पास करेगा वो n इंटू ई के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो ई के बराबर होता है। व्हाट इज ई, 1.6 10 के पावर -19, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 10 के पावर -19 कूलम, इतना चार्ज, ठीक है। तो 4000 इलेक्ट्रॉन का मतलब, तो 4000 इंटू 1.6 10 के पावर -19 कूलम, ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो पास किया है। अच्छा, अब यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन कह दूं कि भाई देखो ये जो चार्ज पास किया है ना, उसे पास करने में आपको लग गए 40 सेकेंड या 20 सेकेंड, चलो 20 सेकेंड लग गए। तो आप कहेंगे अच्छा ये जो चार्ज पास किया उसे 400 इलेक्ट्रॉन के पास करने में 20 सेकेंड लगा है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि इतने अमाउंट को पास करने में 20 सेकेंड लगा है। तो इस केस में करंट कैसे निकालोगे, करंट निकालोगे टोटल चार्ज जो पास किया है Q अपॉन टाइम। तो Q तो आपका ये हो गया 4000 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 अपॉन टाइम, टाइम के लिए 20 से डिवाइड, तो 0 से 0 कैंसिल और 2 से कट के 200 आ जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -17। देखो ये 2 जीरो है ना, इस 2 जीरो से 19 को सॉल्व करेंगे तो 17 आ जाएगा। सो इतना एम्पियर करंट पास करेगी, ठीक है। तो यहीं से एक और फॉर्मूला बनता है, देखो ये Q था क्या, ये Q आपका N इंटू ई है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास करेंस का फॉर्मूला है ना, Q इज इक्वल टू I बाई टी, तो I बाई टी को रिप्लेस कर देते हैं NE बाई टी, I इज इक्वल टू NE बाई टी। आया समझ में। तो एक फॉर्मूला आपके पास और आ जाता है, करंट इज इक्वल टू NE बाई टी। और ये हम कब लगाएंगे, जब ये ना बताया जाए कि भाई चार्ज इतना पास किया, आपसे कह दिया जाए कि 5000 इलेक्ट्रॉन पास किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज में कन्वर्ट करेंगे, देन टाइम से डिवाइड करेंगे। आया समझ में, ये चीज समझ में आई। यस सर। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन अगर कह देता हूं, ऐसे ही आप लोग फाइंड करो। देखो, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 10,000 इलेक्ट्रॉन पास किए इन 100 सेकेंड, 10,000 इलेक्ट्रॉन इन 100 सेकेंड। तो व्हाट इज द करंट, करंट की वैल्यू कितनी आएगी, इसे फाइंड करो। चलो इसे फाइंड करो, ठीक है। 100 आएगी, चलो इसे फाइंड करो। सर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -17। -17 ही आएगा, जितना पिछली बार आया था इतना ही आएगा। हुज़ैफा पेपर है SST का, चलो ये देखो, अब ये देखो। सो हम ये क्या कहेंगे भाई, 10,000 इलेक्ट्रॉन मूव किए, 10,000 इलेक्ट्रॉन आपके मूव किए, ठीक। तो 10,000 इलेक्ट्रॉन मूव किए, तो चार्ज कितना मूव किया, चार्ज मूव किया 10,000 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10 के पावर -10,000 पर 1.6 10 के पावर -19, इतना चार्ज हो जाएगा।
अब इस चार्ज को ही क्या करना है, टाइम से डिवाइड, अगर आप करंट निकालना चाहते हैं तो ठीक है, हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं 100 को, तो 0 से 0 कट जाएगा और आप 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, 1.6 10 के पावर माइनस 19 के साथ, तो आंसर कितना आएगा, करंट आ जाएगा 1.6, 100 को मल्टीप्लाई करो 10 के पावर माइनस 17 एम्पियर, इतना आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर दे रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इससे क्या हुई है, 3 एम्पियर की करंट पास की गई, 3 एम्पियर की करंट पास की गई, कितने सेकंड तक, 10 सेकंड तक, 10 सेकंड तक 3 एम्पियर की करंट पास की गई, अमाउंट ऑफ चार्ज बताओ, तो चार्ज कितना आएगा, 30 कूलम। 30 कूलम, बहुत आसान। अगर आप चार्ज निकालना चाहते हो 10 सेकंड में, चार्ज निकालना चाहते हो 10 सेकंड में, तो आपका आंसर कितना आएगा, Q इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो I इज इक्वल टू Q बाई T होता है, तो व्हाट इज Q, Q हो जाएगा आपका I इंटू T, ठीक है। सो I आपका 3, टाइम आपका 10, तो आ जाएगा आंसर 30। अच्छा देखो, जैसे आपने चार्ज कैलकुलेट किया, तो जब आपको आ गया चार्ज, चार्ज आ गया भाई 30 कूलम, चार्ज आ गया 30 कूलम, ठीक। मैं आपसे कहूँ ये चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना था, तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर ये जो Q है ना वो Ne के बराबर होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे हमें नहीं पता, लेकिन Ne के बराबर होगा, Ne इज इक्वल टू 3 कूलम, तो N कितने बराबर आ जाएगा, N आ जाएगा 30 बाई E के बराबर, क्यों, सही है या नहीं, वेर E इज 1.6 10 के पावर माइनस 19, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके 30 कूलम चार्ज बनाएंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में कि नहीं, तो इसी तरह से मैं आपसे पूछ ले रहा हूं कि ये बताओ 1 कूलम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके बनाएंगे, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे देखो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम। आप ये पूछ रहे हैं कि एक कूलम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यही तो है। सो Ne की वैल्यू 1 है, सो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, N की वैल्यू 1 बाई ई, 1 बाई इज द आंसर। अब 1 बाई ई को आप कन्वर्ट कर लो, 1 E की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.6 10 के पावर माइनस 19, माइनस 19 को ऊपर लेके जाओ, ये 10 के पावर 19 हो जाएगा, और 1 अपॉन 1.6, इसे जब आप उसे जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये समथिंग आता है 8.25 इंटू 10 टू द पावर 18, 8.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। तो 1 कूलम इज अ बिग यूनिट, आ रहा है समझ में, 1 कूलम बिग यूनिट है, छोटी यूनिट नहीं है। ये चीज समझ में आई, बोलो। यस सर। तो ये तो था हमारा एक इंट्रोडक्शन, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो हमारे डाउट सेशन में हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। ये हमारा एक था अभी बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का, ठीक है। अब हम मूव करते हैं पोटेंशियल की तरफ। पहले हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल, पोटेंशियल के बाद हम कोई चीज और पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। पहले पोटेंशियल पढ़ेंगे, देन हम ओम्स लॉ पे आ जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल एक ड्राइविंग फोर्स, पोटेंशियल क्या है, एक ड्राइविंग फोर्स, क्या है ये, इट इज ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स फॉर व्हाट, फॉर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी चार्ज पार्टिकल को मूव कराने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स है, यानी जब तक आप पोटेंशियल नहीं दोगे ना तब तक आपका चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो, अच्छा चार्ज पार्टिकल, इसकी एनालॉजी से समझते हैं। देखो मैं डेफिनेशन बता सकता हूं, डेफिनेशन इसकी बहुत आसान है। डेफिनेशन देखो इस बात से, पोटेंशियल बेसिकली प्रॉपर्टी होती है, पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट। किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हाई हो सकता है, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल लो हो सकता है, आ रहा है समझ में। तो पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट, किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, किस पॉइंट का पोटेंशियल कम है, हम ऐसे बोलते हैं। सो मैं आपको पोटेंशियल से मैं बता देता हूं, पोटेंशियल का मतलब, पोटेंशियल का मतलब हो जाता है कैपेबिलिटी टू मूव। ऑलवेज, हर जगह फिजिक्स में पोटेंशियल का एक ही मतलब आएगा, एबिलिटी टू मूव। जहां पे मोशन की एबिलिटी ज्यादा होगी वहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, वहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ऐसे मान लो कि तुमने ऐसे हाथ रख लिया, ठीक, हाथ रखने के बाद ऊपर से 1 kg का आपने एक स्टोन लिया, 1 kg का, और यहाँ से फॉल करा दिया, क्या होगा, थोड़ा सा चोट लगेगी, बोलोगे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, ठीक है। अब 1 मीटर से नहीं 10 मीटर से फॉल कराओ, तो 10 मीटर से क्या होगा, बहुत तेज से चिल्ला दोगे। अच्छा अगर 100 मीटर से फॉल कराया जाए तो फिर उंगली गायब हो जाएगी। आ रहा है समझ में कि नहीं, ऐसा होगा या नहीं होगा, यस सर। होगा ना। तो बेसिकली हुआ क्या, देखो बेसिकली हुआ क्या, तुमने क्या किया, तुमने फिंगर रखा, यहाँ फिंगर रखा, एक बार यहाँ भी, ठीक है, ये फिंगर ही मान लो, ठीक है। एक बार तुमने 1 मीटर से स्टोन को फॉल कराया,
ठीक है। एक बार स्टोन को फॉल कराया लेकिन कितने से, 10 मीटर से, और एक बार स्टोन को फॉल कराया लेकिन कितने से, 100 मीटर से। तो तुम्हें पता है ये जो 100 मीटर वाला है ना, 100 मीटर वाला, ये यहां जब आके हिट करेगा तो बहुत तेजी से हिट करेगा इन कंपैरिजन टू दिस, और ये वाला जो है ये इससे ज्यादा हिट करेगा, ये यहाँ पे हिट ज्यादा तेजी से होगा, इससे ज्यादा, इससे सबसे ज्यादा हिट यहाँ होगा। बोलो क्लियर है ये चीज? तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि तुमने 1 मीटर हाइट से फॉल किया, तुमने 10 मीटर हाइट से फॉल किया, तुमने 100 मीटर हाइट से फॉल किया। तो जब ऑब्जेक्ट को जितनी ज्यादा हाइट से फॉल करवाते हो उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट में मूविंग टेंडेंसी होती है, और मूविंग टेंडेंसी की वजह से ऑब्जेक्ट में उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा। आ रहा है समझ में? तो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ही तेजी से ये हिट करेगा। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये ज्यादा तेजी से, ज्यादा एनर्जी इसमें किसकी वजह से आई? इसके पोजीशन की वजह से। आ रहा है समझ में? इसके पोजीशन की वजह से इसमें एनर्जी ज्यादा है। तो पोजीशन यानी पॉइंट। आ रहा है समझ में? तो कौन सी अच्छा एक बात बताओ, हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी आती है? हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी आती है? अगर मैं 5 पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, तो इन पॉइंट में कौन सी एनर्जी इंक्रीज करेगी? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट की वजह से। यहाँ पे पहले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4। तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी जितना ज्यादा हाई पॉइंट लोगे उतनी ज्यादा हाई होती है। आ रहा है समझ में? सबसे कम इसकी होगी, फिर इसके बाद इसकी होगी, फिर इसके बाद इसकी होगी, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसकी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट। ठीक है, जितनी ज्यादा हाइट लोगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा। ये तो इन केस ऑफ क्या हो गया? इन केस ऑफ आपका हो गया हाइट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ हाइट। लेकिन अगर हम चार्ज के बेसिस पे बात करें तो, हम क्या कहते हैं कि भाई चार्ज के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि देखो, एक चार्ज को मूव कराने के लिए, पर यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है? वर्क डन ठीक है, वर्क डन कितना करना पड़ता है वो उसका पोटेंशियल। देखो, जिसमें ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा वहां पे पोटेंशियल हाई होगा, जिसमें लेस वर्क डन करना पड़ेगा वहां पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? बल्कि हम ये कहते हैं ज्यादातर, देखो हम एग्जैक्ट डेफिनेशन ये, पोटेंशियल को आप यहाँ समझने की बहुत ज्यादा कोशिश मत करो, मैं बता दूंगा इजी चीज में पोटेंशियल है क्या। पोटेंशियल जब आपका 12th स्टार्ट हुआ ना, जैसे मैंने बताया ना 12th का एक पोर्शन पूरा पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल को स्क्रैच से बिल्कुल बताया जाएगा। ठीक है, सो मैं आपको बस इतना बता दे रहा हूँ व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल आपका है क्या? पोटेंशियल एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी? इनफाइनाइट से किसी एक चार्ज को किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लाकर रखने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, वर्क डन। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट की, पॉइंट ए का पोटेंशियल कहा जाए। इनफाइनाइट से किसी चार्ज पार्टिकल को, एक यूनिट चार्ज पार्टिकल को बल्कि बोलते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल को नहीं, 1 यूनिट चार्ज पार्टिकल। तो किसी इनफाइनाइट से 1 यूनिट चार्ज पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लाकर रखने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका इस चैप्टर में कोई यूज नहीं है वर्क डन वाले का। ठीक है, आपको बस याद होना चाहिए। ठीक है, मेन चीज जो है ना वो ये है। चलो मैं बता देता हूँ। देखो, पोटेंशियल को आप कंपेयर करो, पोटेंशियल को आप एनालॉजी समझो हाइट, जैसे हाइट होता है, हाइट मैंने बताया ना। और जो आपकी करंट है ना उसे समझो वाटर स्पीड, वाटर का मोशन, वाटर मोशन, उसकी स्पीड, वाटर मोशन। ठीक है, या स्पीड, इसके बारे में मैं बताता हूँ ये क्या मैं कह रहा हूँ। इस तरह से अगर आप एनालॉजी बनाओगे ना तो आपको पोटेंशियल का एक बेहतर आइडिया लगेगा। जैसे मान लो कि हमने एक ट्यूब ली, इस ट्यूब में हमने क्या किया, यहाँ तक ब्लॉक कर दिया, यहाँ तक ये कंप्लीटली ब्लॉक है। ठीक, यहाँ तक भी ब्लॉक है, और इसमें हमने इसके नीचे लेवल तक पानी फिलअप कर दिया, यहाँ तक वाटर फिलअप कर दिया। ठीक, और दोनों की हाइट सेम है, ये भी h1 है, ये भी h1। ठीक है, तो ये बताओ वाटर किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ठीक है, ए की डायरेक्शन में या बी की डायरेक्शन में? बोलो। मूव ही नहीं करेगा। वाटर मूव ही नहीं करेगा। वाटर क्या करेगा? मूव। दोनों तरफ हाइट है लेकिन वाटर मूव नहीं करेगा। आ रहा है समझ में? अच्छा, इमेजिन करो नेक्स्ट सिचुएशन, ये तो केस फर्स्ट हो गया। सेकंड सिचुएशन एज्यूम करो जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने वाटर को यहाँ इस तरह से लिया, लेकिन एक बार ऐसे लिया और एक बार ऐसे, इस तरह से हमने ट्यूब को कर दी। ठीक, अगेन यहाँ तक हमने ब्लॉक कर रखा है, यहाँ इसमें भी यहाँ तक ब्लॉक कर रखा है हाफ। तो अब बताओ ए और बी में जो आपका ए है, ए आपका है और आपका बी है, देखो इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट अब h2 आ गई, तो हाइट में डिफरेंस आ गया, अब बताओ वाटर किस तरह मूव करेगा?
बी की तरफ। बी की साइड, यानी वाटर अब मूव करने लगेगा, वाटर अब मूव करने लगेगा, ठीक है। अब वाटर यहां से बी की तरफ मूव करने लगेगा, कहां पर, जहां पे हाइट आपकी लोअर थी, हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ मूव करेगा। अच्छा, केस 3 पे आते हैं, केस 3 पे आते हैं। जब मैंने क्या किया, मैंने ये जो आपका हाइट का डिफरेंस था ना, यहाँ हाइट का डिफरेंस h1 माइनस h2 है, ठीक है। मैंने हाइट का डिफरेंस इंक्रीज कर दिया, देखो ऐसे, इस तरह से किया और ऐसे कर दिया, ठीक है। एक पॉइंट आपका ए है यहाँ, एक पॉइंट आपका बी है, स्टिल मोशन होगा। बताओ, यहाँ भी नीचे की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे हाइट h1 है, यहाँ पे हाइट अब h2 है, लेकिन ये है कि यहाँ पे h1 माइनस h2 जो डिफरेंस है ना वो बढ़ गया, मोर हो गया, डिफरेंस इंक्रीज, मोर हो गया, ठीक है। यहाँ डिफरेंस लेस है। आया समझ में? तो अब बताओ, यहाँ मैं अगर करंट I1 कहता हूँ, यहाँ मैं करंट I2 कहता हूँ, तो विच इज मोर, I1 या I2? वाटर की करंट, वाटर स्पीड I1. I1 ज्यादा होगा, क्योंकि हाइट का डिफरेंस ज्यादा है। अब यही मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस हाइट को कंसीडर करो पोटेंशियल की तरफ, पोटेंशियल की तरह, ठीक है। पोटेंशियल प्रोवाइड करने का काम बैटरी का है, आपको उसमें सोचने की जरूरत नहीं, बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। लेकिन ये बताओ कि पोटेंशियल अगर मैंने दोनों पॉइंट पर सेम अप्लाई किया, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, सो व्हाट इज द करंट? अगर मैंने एक कंडक्टर लिया, मतलब मान लो, तो कंडक्टर को हम ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे पोटेंशियल सेम है, दोनों पे पोटेंशियल सेम है, वी वी, तो दोनों पे पोटेंशियल सेम है, तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0। जीरो। जैसे हाइट सेम होती है तो करंट मूव नहीं करती, यानी वाटर करंट मूव नहीं करती, वैसे ही दोनों टर्म पर, दोनों पॉइंट पर अगर यहाँ से कंडक्टर बॉडी ले लो, कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, आयरन हो सकता है, लोहे का तार हो सकता है, कॉपर वायर, कुछ भी हो सकता है, आपको उसमें दोनों तरफ अगर आपने सेम पोटेंशियल प्रोवाइड किया तो करंट जीरो होगी। और अगर आपने पोटेंशियल का डिफरेंस प्रोवाइड किया, यहां आपने पोटेंशियल प्रोवाइड किया V1, यहां आपने पोटेंशियल प्रोवाइड किया V2, सच दैट V1 और V2 में एक डिफरेंस है, ठीक है, तब फिर करंट क्या करेगी? मूव करेगी। अब यहां करंट जीरो नहीं होगी, I डज नॉट इक्वल टू जीरो, बल्कि करंट मूव कर जाएगी। करंट किस तरफ मूव करेगी? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। यानी V1 और V2 में अगर मैं कह देता हूं कि V1 हाई है, तो करंट मूव कर जाएगी फ्रॉम, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम V1 टू V2। आ रहा है समझ में? और अगर V2 हाई होता तो करंट क्या करती? मूव करती। कैसे मूव करती? फ्रॉम V2 टू V1। आया समझ में? यानी करंट का मोशन कैसा होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। जैसे आपका हाइट होती है, हाइट, अगर हाइट में पानी रखते हो तो पानी हायर हाइट से नीचे लोअर हाइट की तरफ आता है। और एक बात बताओ, एक थर्ड चीज क्या समझाती है? थर्ड चीज कि भाई जैसे ही तुम डिफरेंस इंक्रीज करोगे ना पोटेंशियल का, देखो वाइट ये पोटेंशियल है, यहाँ भी V1 V2 है, लेकिन यहाँ भी V1 V2 है, डिफरेंस था, यहाँ भी V1 V2 है, डिफरेंस था, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक में पोटेंशियल में डिफरेंस कम है, एक में पोटेंशियल में डिफरेंस ज्यादा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ाओगे, जैसे थर्ड वाले केस में हमने क्या किया, हमने इसे और बेंड कर दिया, डिफरेंस और इंक्रीज कर दिया। तो डिफरेंस इंक्रीज करोगे तो बताओ करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज कर जाएगा। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ सेकंड टॉपिक, आवर सेकंड टॉपिक, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने यही डिफाइन किया कि देखो बच्चा, अगर आपने एक कंडक्टर ले लिया, अगर आपने एक कंडक्टर ले लिया और कंडक्टर में आपने जो पोटेंशियल का डिफरेंस था, मान लो यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, तो इनका डिफरेंस V1 माइनस V2 कहलाएगा, ठीक है, V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 को हम डेल्टा V बोल दे रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड के लिए डेल्टा V। तो अगर आप डेल्टा V को बढ़ाओगे तो करंट अपने आप बढ़ जाएगी। इन केस ऑफ कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करोगे तो करंट अपने आप चेंज हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। यही हमारा क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। आ रहा है समझ में? बोलो, ये चीज समझ में आई? आया समझ में या नहीं समझ में आया? अगर हम किसी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल का इस चैप्टर में कोई काम नहीं, जो भी काम है पोटेंशियल डिफरेंस का है। हमेशा दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस काम आता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, क्लियर है? सो ओम्स लॉ समझ में आया? अब मैं ओम्स लॉ को लिख दूं यहाँ पे, देखो ओम्स लॉ। अब हम सेकंड टॉपिक पे आ गए, ओम्स लॉ, जैसा कि हमने कहा था ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। सो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता है कि देखो, अगर तुमने कोई कंडक्टर लिया, अगर तुमने कोई कंडक्टर लिया, ठीक है, अगर तुमने कोई कंडक्टर लिया और कंडक्टर के अक्रॉस, कंडक्टर के अक्रॉस
देखो ये बैटरी जो है ना, बैटरी यहाँ से V1 प्रोवाइड करती है, यहाँ से V2, तो इन शॉर्ट V1 माइनस V2 यानी डिफरेंस प्रोवाइड कर देती है, इसका V1 इसका V2, तो यहाँ आएगा V1 यहाँ आएगा V2, ठीक है। ये बैटरी जहां तक वायर से कनेक्ट होती है वहां पोटेंशियल V1 होता है, तो बाय डिफॉल्ट आपका ये जो कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर में V1 माइनस V2 प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हम V1 माइनस V2 को आज के अब के बाद से, मतलब अब जो हमने टॉपिक पढ़ लिया, V1 माइनस V2 को हम V की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो हम ये कहेंगे कि ओम्स लॉ ये कहते हैं कि अगर आपने किसी कंडक्टर में पोटेंशियल इंक्रीज किया तो पोटेंशियल इंक्रीज करने से करंट हमारी इंक्रीज कर जाती है, करंट हमारी इंक्रीज कर जाती है, यानी पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एज वी इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू कंडक्टर, अक्रॉस कंडक्टर, टू एंड ऑफ कंडक्टर, सो करंट इन द कंडक्टर इंक्रीजेस। आया समझ में? अगर पोटेंशियल बढ़ाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और उसको उन्होंने एक ग्राफ से शो किया कि अगर ये पोटेंशियल है, ये आपका आई है, तो पोटेंशियल और आई में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है। ये कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जिसमें वी और आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, तो जिसमें स्ट्रेट लाइन बनता है उसको हम ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर। आ रहा है समझ में? और कुछ कंडक्टर ऐसे भी होते हैं जिसमें ये ग्राफ नहीं बनता, जैसे आपका सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में अलग ही कुछ चल रहा होता है। आ रहा है समझ में? सेमीकंडक्टर में उल्टा होती है, उल्टी हो जाती है सब चीजें, अलग तरीके से ग्राफ कुछ इस तरह से फॉलो होता है, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, तो इसको हम नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर, यानी ओम्स लॉ को फॉलो ना करने वाले ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है। नॉन ओमिक कंडक्टर का एक एग्जांपल क्या होगा? नॉन ओमिक कंडक्टर का आप कहोगे नॉन ओमिक कंडक्टर का एक एग्जांपल होगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जनरली फॉलो नहीं करते, ठीक है। और ओमिक कंडक्टर में लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है, इसलिए ओमिक कंडक्टर को लीनियर कंडक्टर भी बोला जाता है, लीनियर कंडक्टर। आ रहा है समझ में? सो इन्होंने देखा कि भाई कुछ टाइप के कंडक्टर ऐसे हैं, कुछ कंडक्टर ऐसे हैं जिसमें वी का कर्व एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, एक क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन। और कुछ ऐसे भी है जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, ऐसे टेढ़ा बन जा रहा है, या कुछ ऐसे बन जा रहा है। आ रहा है समझ में? तो जिसमें स्ट्रेट लाइन आ रहा है उसको हम कह रहे हैं ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर को ही हम लीनियर कंडक्टर भी बोलते हैं, और जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा उसको नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर के साथ सेमी कंडक्टर भी आप कह सकते हैं। ये चीज समझ में आई या नहीं? ओम्स लॉ समझ में आया? यस सर। बोलो सर, अफनान। हाँ आहत ओमिक बताओ। कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर को सुपर कंडक्टर बोल सकते हैं। नो, सुपर कंडक्टर अलग कंडक्टर होता है। सुपर कंडक्टर ऐसा कंडक्टर होता है जो बहुत ही लो टेम्परेचर पर एक्टिवेट होता है। सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। सुपर कंडक्टिविटी आपने देखी होगी आयरन मैन की मूवी में, जो कि एक मूवी है, ठीक है। आर्क रिएक्टर, इनफाइनाइट एनर्जी का स्रोत, सुना है मूवी? किसने देखा आयरन मैन मूवी? किसी ने नहीं? नहीं पिक्चर सर, नहीं देखते देखिए हो क्या? देखिए। अच्छा, उसमें उसका आर्क रिएक्टर होता है ना, हार्ट के पास लगा हुआ होता है। तो सुपर कंडक्टर की बेसिकली प्रॉपर्टी है कि सुपर कंडक्टर बहुत ही लो टेम्परेचर पर वर्क करते हैं, -273 डिग्री टेम्परेचर पर वर्क करते हैं, यानी जीरो से बहुत कम। आ रहा है समझ में? तो उतना डिग्री टेम्परेचर अचीव कर पाना हमारे लिए मुश्किल है, वरना सुपर कंडक्टर तो बेटर कंडक्टर है। जिस दिन आ गए उस दिन तो फिर बिजली का बिल जीरो आएगा तुम लोग का। एक बार सुपर कंडक्टर को एक्टिवेट करो, सालों साल एनर्जी देगा वो, एक ईयर खत्म ही नहीं होगा। आ रहा है समझ में? बट प्रॉब्लम क्या है? सुपर कंडक्टिविटी के लिए टेम्परेचर अचीव कर पाना मुश्किल। आया समझ में? यस सर। अच्छा अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे करंट बढ़ जाएगी। अच्छा, इसका मतलब समझते हो? पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेंगे करंट बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या है? ये मतलब समझ में आता है? बोलो। चलो मैं बता देता हूं। देखो इसका मतलब ये है कि मान लो पहले पोटेंशियल डिफरेंस तुमने 2 किया, किसी एक कंडक्टर में, मान लो कॉपर था, तो कॉपर में पहले पोटेंशियल डिफरेंस तुमने 2 लगाया तो करंट आई 0.25 एम्पियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस को तुमने 4 किया तो करंट 0.25 से 5 हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस को तुमने 8 किया तो करंट तुम्हारी 5 से 10 हो गई। इस तरह से। आ रहा है समझ में? यानी एक चीज को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी अपने साथ अपने आप बढ़ रही है। लेकिन सब में इंक्रीमेंट एक टाइप का नहीं होता। आपने कॉपर लिया तो डबल किया, डबल हो गया। लेकिन अब वहीं पे अगर आप आयरन ले लें तो आयरन में 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हो तो जो करंट आती है 0.1 आती है, कॉपर से बहुत कम आती है। तभी तो हम घरों की वायरिंग में कॉपर वायर यूज करते हैं।
आयरन का तार नहीं यूज करते। आयरन का वायर देखा है या नहीं देखा है? आयरन वायर देखा है? हाँ, यस सर। कहाँ पे, कहाँ पे देखा है बताओ? चलो बता ही दो, आज कहाँ पे देखा है आयरन का वायर? वायर में भी आता है सर। कहाँ यूज होता है ये तो बताओ। अच्छा, एमडी इमरान दो लोग हो गए, एक इमरान तो बदायूं के हैं, और आप कहाँ से हैं? हम बिहार से। ओके, देखो आयरन इरफान का है वायर। सर, इमरान। हाँ, क्या हुआ? इरफान है, इमरान नहीं है सर। अच्छा इरफान है, ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, फिर माई मिस्टेक, ठीक है। चलो एक बात बताओ, चलो मैं बताता हूँ। देखो आयरन का वायर आप लोगों ने देखा होगा कंस्ट्रक्शन में, जब कंस्ट्रक्शन होता है ना तो लोहे का तार लाया जाता है जिसमें जो रॉड होती है उसको बांधने के इस्तेमाल में आता है, ठीक है। यस सर, यस सर। तो वहां पे आयरन का वायर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। सो आयरन के वायर में देखा गया कि 0.1 ही कंडक्टिविटी हुई। अब इसको तुमने 4 किया तो वो 0.2 जो हो होता गया। है, हाँ, एक बहुत मोटा सा वायर जो होता है ब्लैक कलर का, उसके अंदर से अगर छील लेते हैं तो एक आता है वो, तो वो स्टील का होता है क्या, मोटा सा जो होता है? कौन सा? एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम होता है वो तो। एल्युमिनियम, सॉरी एल्युमिनियम होता है वो। ओके, चलो। सो मिल गया आंसर। क्या पूछना चाह रहे थे, मैं समझ नहीं पाया, मतलब किसी अलग टाइप का वायर होता है ये? छोड़िए से छोड़िए, आप कंटिन्यू करिए। ओके ओके। सर क्या है पोल ना, में जो डालते हैं वो वायर। किसमें किसमें? पोल। हम्म, चलो होगा सर कुछ, ठीक है। आपने उनको देखा है, आपने वो जो लाइटिंग वाइटिंग करते हैं जो शादियों में, तो उसमें जो बहुत वायर यूज होता नहीं है? अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया जिस बारे में तुम कह रहे हो, ठीक है। हाँ, वो एल्यूमिनियम का ही होता है, ठीक है। चलो ये देखो, सो हम टू टू मान लो हम टू पोटेंशियल डिफरेंस पहले प्रोवाइड करते हैं ना, तो सब में ऐसा नहीं होता कि टू प्रोवाइड किया तो इसमें 0.25 आई तो इसमें भी 0.25 ही आएगी। आयरन के केस में 0.1 आती है, और इसको डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाती है। तो लेकर ये डबल होके 5 एम्पियर बनाया और ये डबल होके देखो 0.2 बना रहा है। तो सब में एक जैसा बिहेवियर नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि देखो कुछ ना कुछ यहाँ पे है जो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। आयरन के लिए अलग वेरी कर रहा है और कॉपर के लिए अलग। तो हम कहते हैं दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन अगर तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे ना तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? V अपॉन I। R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I। और रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी जो ओम्स लॉ ने दी, ओम्स लॉ की क्या है कि ये जो R है ना वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ V एज वेल एज एंड I, V एंड I। V और I देखो फॉर्मूले में तो है, ऐसा लग रहा है V डबल करेंगे R डबल हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूले में तो है, लेकिन इसके इंडिपेंडेंट होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कह दे कि V को हमने डबल कर दिया, बताओ R पे क्या होगा? R पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R रहेगा सेम, R रिमेन्स सेम। उसका रीजन क्या है? R इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। फिर R को क्या कहेंगे? R प्रॉपर्टी है, किस चीज की प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो किस पे डिपेंड करती है? शेप पे, यानी दिखता कैसा है, साइज पे, कितना बड़ा है कितना छोटा है, आ रहा है समझ में, और टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे। ये 3 फैक्टर है टेम्परेचर पे, ठीक है। टाइप ऑफ मटेरियल पे, टाइप ऑफ मटेरियल पे, ये 4 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिस पे डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल। तो इनमें से अगर कोई भी चीज चेंज करोगे, टेम्परेचर चेंज कर दो, शेप चेंज कर दो, साइज चेंज कर दो, या मटेरियल चेंज कर दो, इनमें से कोई चार में से कोई भी एक चीज चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस जो कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो उन्होंने देखा क्या कि भाई देखो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आ रहा है समझ में? तो देखो जैसे पहले कहा उन्होंने शेप, तो शेप वाला हो गया रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया अगर कम करोगे तो शेप चेंज हो जाएगा ना, पतला हो जाएगा, और अगर एरिया बढ़ाओगे तो वो चौड़ा हो जाएगा। आ रहा है समझ? तो एरिया जो फैक्टर है वो शेप है, और साइज लेंथ, साइज क्या है? लेंथ, ठीक है। और टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल बेसिकली रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी रो, ठीक है, रेजिस्टिविटी। इन तीनों को मिला के लिखा जाता था रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए।
ठीक है। यानी ये जो मटेरियल आपका दिया गया है इसकी रजिस्टिविटी क्या है? रजिस्टिविटी बेसिकली प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ये मटेरियल पे डिपेंड होती है, हर एक मटेरियल की रजिस्टिविटी अलग अलग होती है, ठीक है। और इसकी लेंथ भी, इस रेजिस्टेंस का लेंथ कितना है और रेजिस्टेंस का एरिया कितना है, अगर ये तीनों चीजें पता हो तो हम इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई? ये आपका कंप्लीट ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे आर, तो V इज इक्वल टू आर आई, आर इज इक्वल टू V बाई आई। और ये जो आर की वैल्यू है, आर की अगर हम प्रॉपर्टी में बात करें तो आर की जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ V एंड I है, यानी V और I में से किसी भी एक चीज को चेंज करोगे तो आर की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल क्या क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल क्या क्या है कि अगर आपने शेप को चेंज किया तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल चेंज, यानी रेजिस्टेंस चेंज। अगर आपने साइज चेंज किया, रेजिस्टेंस चेंज। आपने टेम्परेचर चेंज किया, रेजिस्टेंस चेंज। टाइप ऑफ मटेरियल भी आपने अगर चेंज कर दिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ ओवर होता है, ठीक है। अभी मैं इसको और अच्छे से डिफाइन कर दूंगा, लेकिन अभी अभी के लिए हम यहाँ पे ओम्स लॉ में आपको इतना ही लिखना है। देखो स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, अगर बोर्ड में क्वेश्चन भी आ जाता है ना तो स्टार्टिंग यहाँ से कि पोटेंशियल चेंज करोगे तो करंट बढ़ती है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड R। रेजिस्टेंस, R क्या है हमारा? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, किस किस चीज पे डिपेंड करती है? 4 चीजों पे, शेप पे, साइज पे, टेम्परेचर पे और मटेरियल किस टाइप का है, ठीक है, उस पे। आ रहा है समझ में? और किस पे डिपेंड नहीं करती तो वो है V और I। V और I यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड किया और उसमें करंट कितनी आई, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करती। तो इस पे डिपेंड करती है, इस पे इंडिपेंडेंट। ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी, ठीक है, जब आप ओम्स लॉ के बारे में लिखोगे तो। फिर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम कहते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हम ऐसे कहते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दो, एक कांस्टेंट लगा दो, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी क्या है देखो, रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या है? रेजिस्टिविटी ये मटेरियल है, टाइप ऑफ मटेरियल। टाइप ऑफ मटेरियल जो मैंने बोला था ना, टाइप ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल किस टाइप का है? मटेरियल तुम्हारा एल्युमिनियम का है, आयरन का है, या फिर क्या है? आयरन का है या फिर गोल्ड है या फिर कौन सी चीज है? अच्छा, रेजिस्टिविटी के बेसिस पे मैटर को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक पार्ट तुम बोलते हो कंडक्टर, एक पार्ट तुम बोलते हो इंसुलेटर, एक पार्ट तुम बोलते हो सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो ये रेजिस्टिविटी के बेसिस पर मैटर का क्लासिफिकेशन है। मैटर का क्लासिफिकेशन यानी जो भी मैटर हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं, जो भी पदार्थ हमारे यहाँ आसपास एग्जिस्ट करते हैं, पदार्थ ही तो बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, सब्सटेंस। जो भी मैटर हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी। जिसकी रेजिस्टिविटी लो है, लो, बहुत ही लो है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। और जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। और जिसकी रेजिस्टिविटी मीडियम है, मीडियम, और मीडियम के साथ साथ टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, मीडियम टेम्परेचर डिपेंडेंट। मीडियम है, मीडियम के साथ साथ रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम हो जा रही है, टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टिविटी बढ़ जा रही है। ऐसी चीजें हैं तो उसको हम सेमीकंडक्टर बोलेंगे। बताओ, रेजिस्टिविटी के बेसिस पे मैटर का क्लासिफिकेशन समझ में आया? अफनान, आया समझ में? अफनान, आसिफ, कुछ कहना चाह रहे हो? सर आ गया। ओके ओके, चलो इंडिपेंडेंट ठीक है। का सो पॉइंट ये, हाँ बताओ, हाँ बताओ क्या हुआ? सर, आर इंडिपेंडेंट है ई और आई के, पर सर फॉर को डबल करेंगे तो आर भी डबल हो जाएगा। सर इंडिपेंडेंट कैसे हुआ? आर को डबल करेंगे, क्या कह रहे हो? आर, आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी और आई, ठीक है। यस सर। और
और लेकिन अगर V को डबल करेंगे तो R भी तो डबल हो जाएगा। देखो मैं यही बता रहा था, चलो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। अच्छा V अपॉन आई यही है ना। देखो होता क्या है, तुम वो पानी वाला एग्जांपल लो जरा, जैसे मान लो ये है तुम्हारा डिफरेंस है, एक डिफरेंस ये है, ये मान लो हाइट है तुम्हारा, हाइट का डिफरेंस, ठीक, हाइट के डिफरेंस को हमने यहाँ V कर दिया, तो V करने से कोई ना कोई करंट आएगी, मानते हो इस बात को। सो V अपॉन आई तुम कह दिया एक रेजिस्टेंस आ गया, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इस V को डबल कर दें, यानी डिफरेंस को डबल कर दें, तो डिफरेंस को डबल करने का मतलब हम ऐसे कर दें बर्तन को, तो तुम ये बताओ इस केस में करंट नहीं इंक्रीज होगी, करंट सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी। तुमने यहाँ 2V कर दिया, डिफरेंस बढ़ा दिया, देखो 2V कर दिया, तो बताओ ये I सेम रहेगा या डबल हो जाएगा। यहाँ I भी डबल हो जाता है, I भी डबल हो जाता है, और 2I 2V अपॉन जब 2I करते हो तो 2 को कैंसिल होकर V अपॉन I रेजिस्टेंस सेम रहेगा। आ रहा है समझ में, इस तरह से वो इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है। यस सर। रजिस्टिविटी के बेसिस पे मैटर का क्लासिफिकेशन क्लियर है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, क्लियर है। बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा अब देखो, अब इस बेसिस ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा एक और है, एक और टॉपिक जो इसके बाद है वो ये है टेम्परेचर डिपेंडेंसी। मैंने आपसे क्या बोला, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ मैटर, ऑफ रजिस्टिविटी, ऐसे कह दो रजिस्टिविटी। जैसे मैंने आपसे बोला ना, जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई देखो ये जो रजिस्टिविटी है वो सेमीकंडक्टर के लिए, देखो सेमीकंडक्टर हमारा इंपॉर्टेंट था, सेमीकंडक्टर के लिए जो रजिस्टिविटी है वो मीडियम होती है, वो मीडियम होती है। और मीडियम के साथ साथ मैंने क्या बोला कि रजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। कैसे टेम्परेचर डिपेंडेंस, देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस हम भी सब में होती है। देखो ऐसे, अगर तुम कंडक्टर की बात करो ना, कंडक्टर, तो कंडक्टर में अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है, इंक्रीज करोगे तो रजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। ये होता है इन केस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, रजिस्टिविटी भी हमारी इंक्रीज जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर देखेंगे ना, सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर दोनों में होता है, उल्टा होता है। यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। आया समझ में। सो कंडक्टर में टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, टेम्परेचर डिपेंडेंसिटी ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है। आ रहा है समझ में। रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, मतलब जैसे रेजिस्टिविटी कॉपर, कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, गोल्डन की रेजिस्टिविटी अलग होगी, समझ में आ रहा है। एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी अलग होगी। जब तक तुम मैटर चेंज नहीं कर देते ना तब तक रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, मैटर चेंज रेजिस्टिविटी चेंज, ठीक है। आपने कॉपर का वायर लिया, सेम लेंथ का, सेम एरिया का, आपने एल्यूमिनियम का वायर ले लिया, तो दोनों की लेंथ सेम है, एरिया सेम है, लेंथ सेम एरिया सेम, लेकिन मटेरियल तो अलग हो गया ना। तो मटेरियल अलग हो गया तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है, और रेजिस्टिविटी चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस अलग हो जाता है, ठीक है। सेम लेंथ और सेम एरिया का अगर कॉपर का वायर होगा, सेम लेंथ और सेम एरिया का अगर एल्यूमिनियम का वायर होगा, तो एक का रेजिस्टेंस हाई, एक का रेजिस्टेंस लो होगा ड्यू टू इट्स रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये चीज समझ में आई। दोबारा दोबारा था दी। ये रजिस्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट जैसे कंडक्टर और सेमीकंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है। देखो मैं ये जी कह जी रहा जी। हूं कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रजिस्टिविटी हम पढ़ रहे हैं कि रजिस्टिविटी कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी टेम्परेचर के चेंज करने से रजिस्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने कहा देखो रजिस्टिविटी जो है कंडक्टर के लिए, पहले कंडक्टर के लिए देखो, कंडक्टर में, कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी रजिस्टिविटी लो होती है, जैसे आपका हो गया कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड के साथ साथ सिल्वर, एजी बोलते हैं, एयू बोलते हैं आपके गोल्ड को। अच्छा पता है बेस्ट कंडक्टर कौन सा है इसमें? सिल्वर। सिल्वर, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर यस होता सर। है। आ रहा समझ में। इवन गोल्ड भी अच्छा कंडक्टर होता है। आपके सेलफोन में कौन सा यूज होता है? सेलफोन में गोल्ड का वायर यूज होता है, गोल्ड। ठीक है। तो ये कंडक्टर आते हैं, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम इनमें टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो इसकी रजिस्टिविटी बढ़ जाती है, और अगर रजिस्टिविटी बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। तो आपको पता है कि जब मोबाइल हमारी हीट करने लगती है तो सही से परफॉर्मेंस नहीं देती, स्लो हो जाती है, ठीक है। उसका मतलब उसका रीजन क्या है? गोल्ड की वायरिंग हो रखी है, तो जैसे जैसे तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा गोल्ड में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं करती फंक्शन। आ रहा है समझ में। कई बार तो ब्लास्ट भी कर जाती है, ठीक है।
अच्छा, अब दूसरा केस देखो, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इनका हिसाब अलग है। इसमें अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। आ रहा है समझ में? यानी यहाँ देखो, रेजिस्टिविटी बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, और यहाँ रेजिस्टिविटी डिक्रीज करने से यहाँ रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। आ रहा है समझ में? अब आया समझ में ये अनस? जी जी। चलो, अब हम मूव कर जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, थर्ड टॉपिक था ना हमारा, थर्ड टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, आज की क्लास में हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहे हैं इसे, और कल की क्लास में हम इसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देंगे। जैसे अभी हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा ना, तो रेजिस्टिविटी पे ढेर सारा, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, इस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो कल की क्लास में हम इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो चलो देखो, सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पहला कॉम्बिनेशन होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था ना, हमने कहा था कि देखो एक रेजिस्टेंस, एक तुम्हारा वो होता है कंडक्टर, एक तुम्हारा कोई भी एक कंडक्टर होता है, जैसे मान लो ये कंडक्टर है। ठीक है, सो इस कंडक्टर को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, देखो हर एक मटेरियल का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। देखो इस कंडक्टर की कोई ना कोई लेंथ है, कोई ना कोई एरिया है, इवन ये किसी ना किसी टाइप के मटेरियल से मिलकर बना है। तो अगर हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो रो एल बाई ए ही तो होगी, तो सारी वैल्यू है, देखो रो भी एग्जिस्ट कर रहा है, एल भी एग्जिस्ट कर रहा है, ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इस कंडक्टर का कोई ना कोई एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? देखो ऐसे, जैसे मान लो तुम्हारा एक कंडक्टर है, इसे हम कह देंगे, इसे हम रिप्रेजेंट देखो ऐसे करते हैं कि भाई ये कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस कुछ आर है, मान लो हमने आर कैलकुलेट कर लिया, तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस आर, एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस आर। ठीक है, अब देखो, अब अगर मान लीजिए आपने इसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक, अब देखो, मान लो यहां पर कि एक आपका रेजिस्टेंस है R1, एक आपका रेजिस्टेंस है R2, एक आपका रेजिस्टेंस है R3। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 3 कंडक्टर है, एक कंडक्टर फर्स्ट, एक कंडक्टर सेकंड, एक कंडक्टर थर्ड। तो अगर आपने इस तरह से बैक टू बैक ज्वाइन किया ना, जैसे एक कंडक्टर यहाँ आपका आपका R1 है, और एक कंडक्टर आपका R2 है, एक कंडक्टर आपका R3 है। ठीक है, और अगर आपने इसे बैक टू बैक ज्वाइन किया, एक जहां पर इंड हो रहा है उसको कनेक्ट कर दिया दूसरा जहां पे स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, और दूसरा जहां पर इंड हो रहा है उसको आपने कनेक्ट कर दिया तीसरा जहां स्टार्ट हो रहा था, यानी ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। ठीक, इस तरह से अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो ये जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम आर इक्वलेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और आर इक्वलेंट किसके बराबर होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। हम इसको समझाएंगे ये आर इक्वलेंट क्या है, लेकिन अभी के लिए ये लिख लो। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इसी तरह से हमारा एक कॉम्बिनेशन और होता है, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसमें क्या किया जाता है, रेजिस्टेंस को इस तरह से कनेक्ट किया जाता है, देखो ऐसे कि सबके स्टार्ट पॉइंट को एक साथ ज्वाइन कर दो और सबके एंड पॉइंट को एक साथ ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट पॉइंट को एक साथ ज्वाइन कर दो ऐसे, तो ये आपका हो गया R1, ये आपका हो गया R2, ये हो गया आपका R3, R1 R2 R3। ठीक, इस तरह से ज्वाइन करो। सो अगर आप इस तरह से कनेक्ट करते हो ना, तो ये आपका क्या कहलाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस केस में भी हम आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का तरीका यहाँ ये होता है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इस तरह से। ठीक है, ये होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरह के, सीरीज और पैरेलल। अब एक कॉम्बिनेशन और है जिसमें सीरीज भी आएगा, पैरेलल भी आएगा, उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इसे हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस है क्या भला। ठीक है, चलो देखो, इतना नोट हो गया, इसे मैं रिमूव कर दूंगा। ओके, ये देखो, चलो ये देखो, सो ये तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात थी। देखो, जो भी आपके पास डिवाइस है ना, डिवाइस, जो भी डिवाइस है,
वो डिवाइस कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करती है, इस डिवाइस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो कोई भी डिवाइस हो उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा ही होगा। सो आप एक फैन कह देते हो तो फैन का एक रेजिस्टेंस है, आप एक लाइट कहते हो, लाइट या बल्ब, उसका एक रेजिस्टेंस, आप हीटर की बात करते हो तो हीटर का अपना एक रेजिस्टेंस है। हर एक डिवाइस का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट की क्या प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट की देखो प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें डिवाइसेस लगी होती है। कौन कौन सी डिवाइसेस, आपका फैन हो सकता है, ठीक है, फैन के साथ साथ बल्ब हो सकता है, बल्ब के साथ साथ कुछ और डिवाइसेस हो सकती हैं। इसे कनेक्ट किया जाता है कॉमन वायर से। तो मान लीजिए आपने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, इस तरह से कनेक्ट कर दिया, और इन सब को चलाने के लिए कोई ना कोई एक सोर्स ऑफ लाइट होती है। अब हमारे यहाँ सोर्स ऑफ लाइट तो बहुत दूर से आती है, डैम वगैरह से आती है, ठीक है। सर ये तो सीरीज में लगा हुआ है तो इसमें मैंने थोड़ा सीरीज में लगा दिया, बिल्कुल मैंने सीरीज में ही लगाया है, ठीक है। लेकिन मेन चीज ये है कि हम अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट कौन कौन सी, हम आएंगे अभी इस पे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आएंगे, ठीक है। देखो एक डिवाइस है तो इसमें करंट को हमें मूव कराना है, तो करंट को मूव कराने के लिए कोई ना कोई सोर्स ऑफ करंट यूज किया जाता है, और सोर्स ऑफ करंट क्या होता है, यहाँ पे बैटरी होता है जो सोर्स ऑफ करंट, ठीक है। और ये जो आपका फैन है ये बिहेव करता है एज ए रेजिस्टेंस, ठीक है। इवन आपका ये जो बल्ब है ये भी बिहेव करता है एज ए रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक ऑन या ऑफ स्विच होती है, ऑन ऑफ स्विच, जिसे हम ऑन और ऑफ करके सर्किट को क्लोज या ब्रेक करते हैं। अगर हमने इस सर्किट को ऑफ कर दिया तो ये ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक हो जाएगी तो कोई भी करंट पास नहीं करेगी। तो देखो जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑन करते हैं तो एक करंट है जो पास करती है ओवर द सर्किट, एंड दैट करंट इज कॉल्ड आई करंट है जो पूरे सर्किट से पास करती है। और इस तरह से आपका क्या बनता है, एक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये आपको जो मैंने इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाई है ये इलेक्ट्रिकल सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन पे, देखो कैसे, ये जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं आप इसे रेजिस्टेंस के सिंबल से यानी इससे रिप्लेस कर दो तो देखो तुम्हारी यही सर्किट ऐसे बन जाएगी। ये आपका फैन था, ये आपका बल्ब है, और आपने क्या किया, इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद यहाँ ऑन ऑफ स्विच लगा दिया और इस तरह से क्लोज पाथ बना दिया। तो ये आपका सर्किट बन जाएगा। इसे हम R1 रजिस्टर बोलते हैं, इसमें हम R2 रेजिस्टेंस बोलते हैं। और कनेक्ट करने के बाद जब हम इसे ऑन करते हैं तो ऑन करने से ये कनेक्ट हो जाता है और इस सर्किट से कोई एक करंट पास करती है, एक करंट पास करती है, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है। और ये करंट पूरी सर्किट में जाएगी। सो ये होता है आपका कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में अभी एक चीज और देखनी बाकी है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में एक चीज और देखना ध्यान से। करंट बड़ी चालू है, ये जो आई है ना ये बहुत चालू होती है। ऐसे देखो, मान लो तुम्हारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक? एक रेजिस्टेंस यहाँ से पास कर रहा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ से पास कर रहा है, और तुमने इसे फ्री वायर से यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक, आ रहा है समझ में, और यहाँ से बैटरी दे दी, ठीक है। और देखो बैटरी यहां से दे दिया, करंट हमेशा इस तरह से मूव करने की कोशिश करती है कि लो पाथ मिले, कोई रेजिस्टेंस मिले ही ना, ठीक है। तो देखो करंट क्या करेगी, यहां से स्टार्ट करेगी, मूव करने जाएगी ऊपर। अब करंट को दो रास्ते दिख रहे हैं ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब करंट ऐसे सोचेगी कि भाई हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, तो दोनों रेजिस्टेंस है। और इस रास्ते पे जाएंगे तो फ्री पाथ मिलेगा, तो यहाँ पे करंट जीरो हो जाती है, यहाँ पे कोई करंट पास ही नहीं करती, कोई करंट नहीं पास करती, सारी करंट यहाँ से जाती है। बिल्कुल जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी रूट पे अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, हमें पता है ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं उस रास्ते से जाएं जिस रास्ते पे हमें ट्रैफिक ना मिले। आ रहा है समझ में, तो जहां पे ट्रैफिक आपका लेस होगा ना, मोर और लेस बहुत ज्यादा करंट वहां से पास कर जाती है, ठीक है। आया समझ में। सो इस कंडीशन को, ये जो आपको कंडीशन मैंने बना दी है ना कि हमने एक फ्री पाथ पास कर दिया अक्रॉस द रजिस्टर, R1 और R2 के क्रॉस हमने एक फ्री पाथ प्रोवाइड कर दिया, इस चीज को बोलते हैं, इस एक्टिविटी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। आ रहा है समझ में, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब हमने इन दोनों रजिस्टर को निल कर दिया, इसमें कोई करंट जाएगी ही नहीं, ठीक है। अब मैं बताता हूं, जैसे अब एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। जैसे मान लो कि आपका ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के बाद एक रेजिस्टेंस और है, एक रेजिस्टेंस और है, और आपको बैटरी से करंट पास करनी है। तो अभी क्या होगा, अभी देखो, अभी ये होगा, बैटरी से यहाँ से करंट निकलेगी, करंट के लिए और कोई रास्ता नहीं तो यहीं से जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं तो यहीं से जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं यहीं से जाना पड़ेगा, और चुपचाप वापस आके यहाँ पे बैटरी में वापस चली जाएगी। सो ये बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट आपने एक बार निकाल दी ना, वो करंट मूव करके रहेगी और ओवर द रजिस्टर जितने भी रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हों सब में सेम होगी, और सेम होगी वापस से बैटरी में इंटर कर जाएगी। ठीक है, तो हम बैटरी की प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखो बैटरी की प्रॉपर्टी, बैटरी जब हम कनेक्ट करते हैं कॉम्बिनेशन में तो हम ये बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें सीरीज, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट विल बी सेम, करंट सेम, करंट अक्रॉस एवरी रजिस्टर, करंट अक्रॉस एवरी रजिस्टर इज सेम, इज सेम, करंट एवरी रजिस्टर में सेम होता है। अच्छा, अगर यहीं पे हमने यहीं पे ऐसे मान लो बैटरी को कनेक्ट कर दिया, फ्री पाथ प्रोवाइड कर दिया, तो क्या होगा? अब बताओ करंट किससे किससे पास करेगी? तो हम ऐसे करेंगे, देखो हम इस तरह एक बार फिर से इसको बना देते हैं। हमने यहां से यहां तक इसे फ्री पाथ प्रोवाइड कर दिया, ये आपका R3 हो गया, ये आपका R2, ये आपका R1। तो देखो होगा क्या, करंट हमारी यहां से तो निकलेगी, यहां से हमारी करंट निकलेगी, ठीक है, करंट निकलेगी। अब ये यहां तक तो आएगी, अब इसके पास दो पाथ हैं, देखो इसे यहां से यहां तक पहुंचना है फाइनली, ठीक है। एक पाथ इसका देखो ये है कि भाई जिसमें रेजिस्टेंस मिले, एक पाथ है फ्री पाथ, तो बताओ रेजिस्टेंस वाले पाथ में कुछ करंट जाएगी या नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, सारी करंट यहां से मूव करके इस तरफ से निकल जाएगी, ठीक है। सो R1 में आपकी करंट जो होगी वो 0 होगी, तो R1 आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। आ रहा है समझ में? यानी इस केस में यहाँ पे करंट 0 हो गई, और जो भी करंट होगी वो R2 एंड R3 से पास करेगी, और कितनी पास करेगी? आई, जितनी करंट बैटरी से निकली थी उतनी करंट पास की। ये कंडीशन समझ में आई, करंट किस तरह से मूव करती है? यस सर। शॉर्ट सर्किट समझ में आया? हम लीव हो गए। क्या हुआ? नो सर लीव हो गए थे हम, गलती से एक बार और बता दीजिए शॉर्ट शॉर्ट सर्किट सर्किट, वाला। Yes, sir. शॉर्ट सर्किट का मतलब देखो क्या है, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए जैसे अब ये मान लो शॉर्ट सर्किट को ये है तुम्हारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को ट्रैफिक की तरह एज्यूम करो, और मान लो तुम्हें ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक है, तो तुम क्या चूज करोगे, फ्री पाथ या फिर रेजिस्टेंस, ऐसा पाथ जिसमें ट्रैफिक है? फ्री पाथ ना। तो सेम बिहेवियर आपका करंट का है, करंट क्या करती है, अगर उसे फ्री पाथ मिल गया विदाउट रेजिस्टेंस वाला पाथ, तो सारी करंट वहीं से पास कर जाएगी, यहाँ पे जो करंट जाएगी वो 0, तो 0 करंट पास करने की वजह से हम बोलते हैं कि R1 हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। आ रहा है समझ में? ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब देखो, अब इतना अगर क्लियर हो गया तो इसके बाद हम आते हैं, ये तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, अब हम मूव कर जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी रह गया, ठीक। सर बताओ, कोई डाउट है? सर शॉर्ट सर्किट में करंट हाई हो जाता है, तो यहाँ पे 0 कैसे हो गया? उस रजिस्टर में करंट 0 हो जाता है, करंट हाई तो हो ही जाता है, मैं बताऊंगा, करंट हाई की सिचुएशन भी बताऊंगा, उसको रिमूव करने के लिए फिर हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, रिमूव नहीं बल्कि उससे बचने के लिए, ताकि उसकी वजह से कोई नुकसान ना हो, बताता हूँ, ठीक है। देखो करंट हाई क्यों हो जाता है ये भी मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा, मुझे याद है वो चीज मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है घबराओ। जैसे देखो, चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, देखो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो यहाँ R1 रजिस्टर है, ये R2 रजिस्टर है, ये R3 रजिस्टर है, इस रजिस्टर का मतलब क्या होता है? रजिस्टर का मतलब क्या होता है? रजिस्टर का मतलब हो जाता है करंट को रोकने वाला, कुछ यही मतलब है, ठीक है, करंट को रोकने वाला। सो अगर ज्यादा रेजिस्टेंस है तो करंट यहाँ बैटरी से कम निकलेगी, ठीक है। आ रहा है समझ में? बैटरी से निकलने वाली करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, आई तो डिपेंड करती ही है। तो सेम पोटेंशियल, अगर आपने पोटेंशियल 10 लिया और रेजिस्टेंस हाई है, R की वैल्यू हाई है, तो करंट कम आएगी। अब आपने क्या किया, आपने शॉर्ट सर्किट कर दी, तो शॉर्ट सर्किट कर दी, तो अब जो रेजिस्टेंस बना रहे हैं वो रेजिस्टेंस सिर्फ R1 और R2 बना, R2 और R3 बना, ये तो बेकार हो गया। आ रहा है समझ में? तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया, और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया, डिनोमिनेटर डिक्रीज कर गया, तो करंट इंक्रीज कर गई। तो इस तरह से शॉर्ट सर्किटिंग से करंट इंक्रीज करती है, आया समझ में? लेकिन एक रेजिस्टेंस बर्बाद करने के बाद। आया समझ में? जिसका भी क्वेश्चन था। यस सर। ओके, अब इस पे आएंगे, हम इस पे डिटेल में बात करेंगे अभी, ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम लोग यहाँ फोकस करते हैं, ठीक है। चलो,
तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया हमारा। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। चलो देखो, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी रजिस्टर होते हैं, जो भी रजिस्टर, ठीक है, जो भी रजिस्टर होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, इस फॉर्म में। जैसे मान लो आपका R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, ठीक है, और यहाँ आपने बैटरी से इस तरह से पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो जो भी करंट निकलेगी, यहां से बैटरी से करंट निकली आई, अब बैटरी से करंट निकली यहाँ पे पहुंची, अब ये बैटरी करंट पहले क्या करेगी, फ्री पाथ फाइंड करने की कोशिश करेगी, लेकिन ऊपर भी रेजिस्टेंस है, नीचे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है। भाई जब तीनों प्लेस पे रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, तो कुछ ऐसा होगा कि करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे I1 जाएगी, यहाँ पे I2 जाएगी, यहाँ पे I3 जाएगी। I1, I2 एंड I3 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और वापस से आके यहाँ पे कंबाइन होके वापस से यहाँ I रीच कर जाती है, ठीक है, वापस से यहाँ पे आके कंबाइन हो जाती है, ठीक है, लेकिन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ करंट across every register is different। हर एक रजिस्टर में करंट आपकी डिफरेंट होगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो जा रही है करंट। आ रहा है समझ में? बोलो, समझ में आया? ये चीज समझ में आई? ठीक है। अब देखो, अब ये तो हो गया करंट के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं पोटेंशियल के साथ क्या होता है, पोटेंशियल के साथ, ठीक है, पोटेंशियल के साथ भी देख लेते हैं क्या होता है। तो ये देखो, अगर मैंने आपसे ये कहा था कि जहां तक बैटरी का वायर जाता है वहां तक पोटेंशियल सेम होता है। देखो हम इस पीछे वाले को जीरो मान लेंगे तो ये वाला V हो जाएगा ना, V, क्योंकि डिफरेंस तो हमें V लाना है, V वोल्ट की बैटरी है तो V वोल्ट की बैटरी का मतलब डिफरेंस V का। तो जहां तक वायर जाएगा रेजिस्टेंस नहीं मिला वहां तक पोटेंशियल जीरो, यहाँ भी पोटेंशियल जीरो, इवन यहाँ भी पोटेंशियल जीरो, यहाँ भी पोटेंशियल जीरो, यहाँ भी पोटेंशियल जीरो। जहां तक वायर जाएगा वहां पोटेंशियल जीरो। और यहाँ भी फ्री वायर जहां तक जाएगा वहां पोटेंशियल V, तो यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी V। तो आपको नहीं लगता डिफरेंस यहाँ का V माइनस जीरो है, यहाँ भी V माइनस जीरो है, यहाँ भी V माइनस जीरो है। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस is same across every register। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस एवरी रजिस्टर। बताओ ये चीज समझ में आई? देखो मैं दो का एग्जांपल बना दे रहा हूं। जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस यहाँ R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है, R1 है, R2 है, ठीक है, और आपने क्या किया, इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो मैंने आपसे ये कहा था कि देखो बैटरी का वायर जहां तक जाता है पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल की बात की थी, यहाँ मान लो जीरो पोटेंशियल, यहाँ V, तभी तो ये बैटरी V वोल्ट की आएगी। इसका डिफरेंस V माइनस जीरो कहोगे तो V आएगा। आ रहा है समझ में? V वोल्ट की बैटरी का मतलब डिफरेंस V। तो जीरो देखो फ्री वायर, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, अभी रेजिस्टेंस मिला नहीं, यहां तक जीरो जीरो ही पोटेंशियल आएगा। इसी तरह से V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, इवन यहाँ भी V, यहाँ भी V। तो इसके अक्रॉस डिफरेंस कितना हुआ पोटेंशियल का, तो डिफरेंस तो V माइनस जीरो हुआ ना। इसी तरह से यहाँ कितना हुआ, V माइनस जीरो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस एवरी रजिस्टर। कहाँ पे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आया समझ में? ओके, अब मूव कर जाते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन की तरफ। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ठीक है। ठीक, ये हो गया, ठीक है। चलो अब बताओ, जैसे मैं ये बताऊं, जैसे मान लो V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को हाइट की तरह ट्रीट करो, हाइट की तरह। तो डिफरेंस ही हमारी टोटल हाइट होती थी, हाइट, जब हम हाइट से कंपैरिजन करते थे। तो आपको पता है ना कि अगर आपने h हाइट डिफरेंस ऑफ हाइट h की है, तो इसका मतलब कुछ हाइट यहाँ यूज हो जाएगी और कुछ हाइट यहाँ यूज हो जाएगी, कुछ डिफरेंस यहाँ यूज होगा, 3 पार्ट में यूज हो जाएगा। बताओ। तो इसी तरह से मान लो 3 रजिस्टर हैं, V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कुछ पोटेंशियल इसका इन दोनों के बीच में यूज हो जाएगा, कुछ पोटेंशियल इन दोनों के बीच में यूज हो जाएगा, कुछ पोटेंशियल इन दोनों के बीच में यूज हो जाएगा।
V वोल्ट पोटेंशियल का मतलब हाइट है, हाइट कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहां से लेकर यहां तक। तो थोड़ा डिफरेंस यहां होगा, थोड़ा डिफरेंस यहां होगा, थोड़ा डिफरेंस यहां होगा। बताओ ये चीज समझ में आती है? यानी पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अक्रॉस द रजिस्टर। और अगर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक में हमारा पोटेंशियल V1 है, एक में V2 है, एक में V3 है। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल जो V था ना वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3, अगर 3 रजिस्टर हैं तो। ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंट। आया समझ में? सो करंट क्या होती है, सेम, और पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट। इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती है, डिफरेंट, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम। ये चीज समझ में आई? बैटरी से जो करंट निकलती है सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे बिहेव करती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे बिहेव करती है, ये चीज समझ में आई? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक हमने अभी लिखा ना बोर्ड पे, ये चीज बेसिकली यूज होती है सर्किट को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये आपको तभी अभी समझ में आएगा, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा कि भाई जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो जो बैटरी से करंट निकलती है वो सारे रजिस्टर में सेम होती। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, आया समझ में? चलो अब देखो, अब मैं बताता हूं। ठीक है, देखो अब जो हम एक चीज पढ़ने वाले हैं ना वो था कि जो हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम ये कहते हैं कि भाई देखो हमारे पास रजिस्टर है, 3 रजिस्टर है, एक रजिस्टर R1, एक रजिस्टर R2, एक रजिस्टर R3। ठीक है, और हमने इसे क्या किया, V वोल्ट के पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, V वोल्ट के पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। तो ये क्यों आ जाता है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू, जो R इक्विवेलेंट निकालते हैं वो R1 प्लस R2 प्लस R3 क्यों आ जाता है? तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, ओम्स लॉ जो हमने पढ़ रखा था, ओम्स लॉ हमने किसके लिए पढ़ा है, एक कंडक्टर के लिए। एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस R हो और उसके अक्रॉस पोटेंशियल V हो और उसमें करंट I जा रही हो, इस सिचुएशन में I की वैल्यू V बाई R होती है, किसी एक के क्रॉस, लेकिन सारी चीजें बस किसी एक के क्रॉस। I इक्वल टू V बाई R होती है या V इक्वल टू IR होती है। ये हमारा ओम्स लॉ था, ये हमारा क्या था, ओम्स लॉ। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे भी देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई ओम्स लॉ हम किसी एक पे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमें सब कुछ पता होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें सब कुछ पता होना चाहिए, इसी तरह हमें यहाँ भी सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर आपको सब कुछ पता करना है तो क्या मैं कुछ एजम्पशन ले सकता हूँ, जैसे मैं ये मान सकता हूँ कि मान लो बैटरी से हमारी करंट आई निकली, और अगर बैटरी से आई निकली तो यहाँ भी हमारी आई जाएगी, यहाँ भी हमारी आई जाएगी, और यहाँ भी हमारी आई जाएगी, क्योंकि हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है और इसके साथ साथ पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो हम क्या करते हैं, एक का पोटेंशियल V1 मान लेते हैं, एक का पोटेंशियल V2 मान लेते हैं, और एक का पोटेंशियल V3 मान लेते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या ये जो हमारा टोटल पोटेंशियल है वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी इन तीनों पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। बताओ यहां तक सबको समझ में आया? बोलो, अपना समझ में आया? ओके, चलो अब देखो ये तो रही बात पोटेंशियल की। अब क्या करो, तुम इन पोटेंशियल को रिप्लेस करो, V1 की वैल्यू को रिप्लेस करो। अच्छा अगर तुम इस पहले वाले पे ओम्स लॉ अप्लाई करना चाहते हो तो पहले वाले पे ओम्स लॉ अप्लाई करके V1 इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R1 लिख सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला कि किसी भी रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल V हो, करंट I जाए तो हम V इज इक्वल टू IR लिख सकते हैं। तो V1 पोटेंशियल है, R1 रेजिस्टेंस है, तो V1 इज इक्वल टू IR1। तो ये जो V1 है इसे रिप्लेस कर सकते हैं IR1 से। अच्छा सिमिलरली दूसरे वाले में क्या लिख सकते हो, V2 इज इक्वल टू IR2, इसे भी हम रिप्लेस कर सकते हैं IR2। अच्छा इसी तरह से थर्ड वाले को IR3। सो क्या हमारा ये आ गया, V इज इक्वल टू I टाइम्स ऑफ विद इन अ ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब फिर ये फॉर्मूला कैसे बन गया, तब R इक्विवेलेंट कहां से आ गया? तो हम कहेंगे R इक्विवेलेंट को पहले समझो फिर रिप्लेस करो। देखो R इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, तो मैंने मतलब के लिए एक एग्जांपल लिया था। जैसे हमने कहा था कि जैसे आप लोग से तो नहीं, प्रीवियस क्लासेस में कहा था कि देखो जैसे ऐसा होता है ना
कि हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो हमारे घरों में इन्वर्टर लगा हुआ है, तो इन्वर्टर लगा हुआ है तो एक टाइम पे हमारा फैन ऑन है, और फैन ऑन है उसके साथ फैन के साथ साथ हमारा बल्ब वगैरह ऑन है, ठीक है। और सपोज दैट कि लाइट कट गई और हमें टीवी ऑन करनी है, ठीक है। तो मम्मी लोग क्या कहती हैं कि भाई ऐसा करो जाके फैन और बल्ब बंद करके आओ तब हम टीवी चालू करेंगे, ताकि इन्वर्टर जो है सेफली चल जाए, वरना इन्वर्टर चल नहीं पाता, बैठ जाता है। ऐसा होता है। उस पर लोड ना जाए ज्यादा। हाँ, लोड ज्यादा ना जाए, और लोड ज्यादा ना जाए और देर तक चले इन्वर्टर, ठीक है, ऐसा होता है। तो सेम केस यहाँ पे भी है, सेम केस यहाँ पे भी है। हम क्या करते हैं, हम ये जो 3 रजिस्टर है ना, 3 रजिस्टर मैंने बताया था कि फैन भी आपका एक रजिस्टर है, बल्ब भी आपका एक रजिस्टर है, टीवी भी आपका एक रजिस्टर है। सो आप इन दोनों रजिस्टर को रिप्लेस करके एक न्यू रजिस्टर लगा रहे हो, दैट इज टीवी, सो दैट बैटरी का परफॉर्मेंस, करंट जो है सेम तरीके से वर्क करे, करंट जो है सेम तरीके से वर्क करे अक्रॉस द इन्वर्टर, मतलब पूरे इन्वर्टर का जो वायरिंग है उसमें सेम तरीके से वर्क हो, फंक्शन हो। तो इसका इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इन तीनों डिवाइसेस को रिप्लेस कर दिया जाए, इन तीनों डिवाइसेस को रिप्लेस कर दिया जाए सिंगल डिवाइस से, सच दैट करंट इन द सर्किट रिमेन सेम। यानी करंट अगर आपका आई था तो आई ही रहना चाहिए। कब? V वोल्ट पोटेंशियल पर, V वोल्ट पोटेंशियल पर करंट आई था तो V वोल्ट पोटेंशियल पे स्टिल करंट आई ही रहना चाहिए। तो आई करंट आपकी पास कर रही है यहां से, और टोटल पोटेंशियल आपने भी इसी रजिस्टर को दे दिया, तो इस केस में V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ये टोटल पोटेंशियल आर के पास ही गया है, आर के पास ही तो गया है, ठीक है। सो आप यहाँ जो V है ना, इसे रिप्लेस कर सकते हो I इंटू आर इक्विवेलेंट से। सो आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3। सो अगर आप ऐसा करते हो तो I और I कैंसिल हो जाएगा, और इस केस में R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, R1 plus R2 plus R3. So that is the formula for calculating equivalent resistance in series combination. ठीक है, आ रहा है समझ में? यहां तक समझ में आया? यस सर। अब इसके बाद आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद फिर हम ढेर सारे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ोगे, ठीक है। तो कल की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी हम ओवर कर देंगे क्वेश्चन को सॉल्व कराकर, ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, अब आज की क्लास को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन पढ़ी है, ठीक। कल की क्लास में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन देने के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, फिर ढेर सारी सर्किट सॉल्व करेंगे, सर्किट, रेजिस्टेंस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कल की क्लास में आपका इलेक्ट्रिसिटी ओवर हो जाएगा, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब हम लोग बहुत फास्ट मूव किए हैं, बहुत स्लो मूव किए हैं? समझ में आया है आज की सारी चीजें या नहीं आई है? ठीक है, ऑनेस्टली बताओ। जी सर आई थी। एग्जाम में तो जल्दी जल्दी होगा कवर तो अच्छा जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से हम थोड़ा सा फास्ट भी चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? बल्कि ये सारे टॉपिक आपको और पढ़ाए जाएंगे एक बार और, वरना आज का तो हमारा टॉपिक था फिर ह्यूमन आई पढ़ने का, ह्यूमन आई फिर हम लोग कवर कर लिए होते। अफनान, इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम हो रही है? यस सर, चला गया था थोड़ी देर के लिए। चलो कोई बात नहीं, हमने आज की क्लास को अब यहाँ पे होल्ड कर दिया है, और अगर कुछ चीजें रह गई होंगी तो एक बार वीडियो लेक्चर से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बाकी यार पढ़ाई करो अच्छे से, पेपर दो, गेट का एग्जाम दो, गेट